हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ समय के पहले एक कमेंट था कि सेकंड मैरिज कहाँ से देखते हैं, ठीक है। और भी कुछ लोगों ने पहले भी बोला हुआ है कि एक वीडियो जो है वो मैरिज के ऊपर बता दी जाए। पहली कंडीशन तो ये, सेकंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो या एन नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ मैरिजेस हो, वो सब हम नवांश के अंदर से देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन ये कि अगर कोई सी भी मैरिज टूटती है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई सी भी मैरिज टूटती है तो सेकंड मैरिज सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक। अब उस कंसेप्ट को पहले समझिए। मैरिज के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है जिसको चेक करने के बाद ही ये फिक्स होता है कि मैरिज चल पा रही है या नहीं चल पा रही। क्योंकि इंडियन कल्चर में हमारा जो तरीका है मैरिज का वो कंप्लीटली डिफरेंट है रेदर देन फॉरेन में जो चीज़ें होती हैं। इसलिए फॉरेन में डाइवोर्स के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इंडिया में वो चीज़ उस लेवल पे नहीं होती। हम जब कल्चर्स में मिक्स हो रहे हैं तो हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले कालपुरुष की कुंडली में समझ लीजिए। कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस जो है ये किसके पास है? वीनस के पास। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो, उसमें वीनस एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है मैरिज के लिए। क्यों? क्योंकि 7th हाउस अगर हम व्यापार में भी देखें या विवाह में देखें, साझेदारी के लिए ये भाव हमें प्राइम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शुक्र उस भाव का मूल त्रिकोण राशि उसकी पड़ती है, उसका पूरा का पूरा लेन देन शुक्र से ही जुड़ा हुआ है। आप किसी के प्रति अगर मार्केट में भी गए हैं तो किसी आकर्षण से गए हैं, कुछ लेने की चाहत में गए। इसी तरीके से आप विवाह में भी गए हैं तो शुक्र किसी तरीके की चाहत में गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी चाहत को भी दर्शाता है और इसीलिए शुक्र हमेशा, चाहे मेल चार्ट है चाहे फीमेल चार्ट है, आखिरकार उसका संबंध भोग से है। और 7 नंबर की राशि जो है वो, क्योंकि 7 नंबर की राशि एक तरीके से आत्मा का कर्म है, इस वजह से इस पर्टिकुलर में भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है ये भोग है आत्मा का। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इस पर्टिकुलर ही राशि में जाके सूर्य नीच होता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर राशि में जाके सूर्य नीच होता है। मैं इसलिए कालपुरुष की कुंडली लेके चल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा किन लग्नों के अंदर ही लव मैरिज चल पाएगी, अन्यथा नहीं चल पाएगी। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो प्रेम कहाँ से आएगा? पंचम से। स्वामित्व किसका है? सूर्य का। और सूर्य क्या होता है? नीच होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जब केसेस आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, जो लोग लव मैरिज में कन्वर्ट होते हैं, जैसे ही लव मैरिज में कन्वर्ट होता है 7th हाउस एक्टिवेट होता है, बेचारा लव मर जाता है। ये आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो वहां पे नीच राशिस्थ हो जाएगा और साथ ही साथ उसके लिए वो संध्या काल है। तो कहीं पे भी लव मैरिज नहीं है तब भी ये कंडीशन क्या बताने की कोशिश कर रही है? आपको अपने मन को, अपने प्रेम को, सारी चीजों को। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। जब भी व्यक्ति विवाह में उतरे या किसी साझेदारी में उतरे, उसे अपने सेल्फ को भी कुछ हद तक लिमिट करना पड़ेगा। सूर्य सेल्फ को भी कुछ हद तक लिमिट करना पड़ेगा, तब जाके साझेदारियां होंगी। दो लोग अगर जा रहे हैं ट्रेन में यात्रा करने, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जा रहा है, अगर दूसरा आदमी पीछे छूट गया तो पहले को उसको देखना पड़ेगा। तो साझेदारी में यही चीज है कि अपने सेल्फ के साथ साथ हमें दूसरे को भी देखना है। इस वजह से हम यहाँ मानते हैं हमेशा अपनी जो सेल्फ है उसको थोड़ा सा त्यागना ही पड़ता है। ये पहली कंडीशन बनेगी सूर्य के यहाँ पे नीच राशिस्थ होने पे। अब इसी का दूसरा फॉर्मेट भी देखिए, यहाँ पे उच्च क्या होगा? यहाँ पे उच्च होता है शनि, ठीक है। ये मूल त्रिकोण है शुक्र का। अब अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप समझ पाएंगे कि मैरिजेस टूटती क्यों है, ठीक। जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, एन नंबर ऑफ मैरिज आप कर लो, जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आपकी मैरिज चल नहीं सकती। ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, इस पे तो आऊंगा, ये वाले कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। किसी भी मैरिज के अंदर जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस में दिग्बली भी शनि है और उच्च भी शनि ही है। यानी कि जब भी किसी भी लेवल की पार्टनरशिप्स की जाती है, किसी भी लेवल की पार्टनरशिप्स की जाती है, तो पार्टनरशिप्स में आपको कहीं ना कहीं कर्मा अपना देना है। पार्टनरशिप में आपको अपना कर्मा देना है और उच्च कोटि का कर्मा देना है, क्योंकि शनि कर्म है, ठीक है। दूसरी चीज, दिशा बल भी शनि के पास है, यानी कि आपको फोर्स होकर वहां पे काम करना ही करना है। ये कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके अंदर। शनि जब 7th हाउस में आके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा, इसका मतलब क्या है? डिजायर्स। आपके अंदर साझेदारी को चलाने की डिजायर्स भी है, प्लस आपको यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए? एक्टिव कर्मा वहां पे आपको करना होगा। अब लोगों में प्रॉब्लम क्या आएगी? वो शनि के इस प्रभाव को नेगेटिव वे में लेते हैं।
वो कर्म नहीं करेंगे साथ जुड़ के। अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूं और मैं बैठा रहूं कुर्सी पे और वो सामने वाला दौड़ भाग करे, क्या पार्टनरशिप्स चलेंगी? क्या बिजनेसेस चलेंगे? क्या मैरिजेस चलेंगी? नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च भी है और दिशा बली भी होता है। ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, किसी भी मैरिज के अंदर दोनों लोगों का, जो दो लोग कनेक्ट हैं या पार्टनरशिप्स में दो लोग कनेक्ट हैं, उन्हें अपने कर्म को एक्टिव रखना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए अपने कर्म को एक्टिव रखना है। सेकेंड थिंग इज शुक्र, भोग, जो कि वहाँ का फर्स्ट प्राइम प्लेनेट है, उसका समझना जरूरी है। वो भोग देना चाहता है तब वो चीज़ें होंगी। तीसरी कंडीशन सीधे सीधे होती है, आपका सेल्फ ईगो खत्म होना चाहिए। अगर सेल्फ ईगो खत्म नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच राशि पे होता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वो शनि को भी खत्म करेगा, शुक्र को भी खत्म कर देगा। एक तरफ से कर्म खत्म हुआ तो दूसरी तरफ से भोग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक बलवान ग्रह है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपकी मैरिज अगर ब्रेक होती है तो सीधा सीधा मतलब है कि आपका सूर्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव प्रभाव दे रहा है किसी भी रूप के साझेदारियों में, किसी भी रूप के। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर जितनी भी मैरिजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं अग्नि को साक्षी मान के होती है, और अग्नि जो है वो भी सूर्य की तरफ ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए इंडियन कल्चर में होने वाले जो मैरिजेस थे पुराने ज़माने में, उसका ब्रेक हो पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए वहाँ पे जो दूसरी प्रथा उन्होंने बना रखी थी वो थी सती प्रथा। क्यों? क्योंकि एक बार साक्षी किसको माना है? अग्नि को, तो उससे बाहर नहीं जाते थे, जो उनका रूल था। जब ब्रिटिशर्स ने उसको चेंज किया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सेकंड मैरिजेस और ये सब, ये उनके कल्चर में एक्सेप्टेड था, इंडियन कल्चर में ये चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? जहाँ पे वो एक सिचुएशन थी कि किसी का पार्टनर नहीं है, उसको लाइफ के आगे एक सिक्योरिटी देने के लिए मैरिज होनी थी। अब मैरिज का कंसेप्ट बहुत बदल चुका है। जैसे जैसे युग बदल रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे थॉट्स बदल रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात होती है स्टेटस है, साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। और जितने लोगों की भी मैरिज लाइफ इन वजहों से ब्रेक हो रही है, अगर पार्टनर की डेथ हुई है सेकेंडरी इशू है, लेकिन उससे हटके यदि आपकी कोई भी मैरिज आप डाइवोर्स वाली कंडीशन में ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी कुंडली में सूर्य पूरी तरह से खराब होने वाला है, बर्बाद, एक तरफा बर्बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। शनि आपका कर्मा है, शुक्र आपका भोग है, वो वैसे ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पार्टनरशिप के अंदर अपना कर्मा, अपना भोग दे ही नहीं पाए, आप अपने ईगो के कारण आके क्लैश कर गए हैं, जिसके में भी वो सूर्य की प्रॉब्लम होगी। इनिशिएट वो व्यक्ति करेगा और ब्रेक हो जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरा सवाल यहीं पे कर देता हूँ, अगर नवांश के अंदर ही बात होगी, लगन कुंडली से तो ऊपर से चीजें सिर्फ दिखेंगी, नवांश में जाके आप ये चेक करना, फर्स्ट मैरिज यहाँ से दिखाई देगी, सेकंड मैरिज यहाँ से दिखाई देगी, थर्ड मैरिज यहाँ से दिखाई देगी, फोर्थ यहाँ से दिख सकती है। ठीक है, इसमें कंडीशन याद रखना, ये वो कंडीशन है जहां पर कि बिना एक मैरिज के ब्रेक हुए, बिना किसी एक मैरिज के ब्रेक हुए, यानी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुई, सेपरेशन भी नहीं हुआ, लेकिन एक मैरिज से कंटिन्यू होते हुए सेकंड मैरिज होगी तब इस भाव को लेंगे। पहली मैरिज चल रही है और उसी में थर्ड मैरिज हो गई तो इस भाव को उठाइएगा। पहली मैरिज कंटिन्यू है और फोर्थ मैरिज हो जाए तो इस भाव को उठाया जाता है। ठीक है, ये वो है जहाँ पे लोग एक से ज़्यादा मैरिजेस करते हैं और हिडनली उसको रखे रहते हैं आज की कंडीशन में। इसके बाद आता है, अगर मैरिज आफ्टर डाइवोर्स हो रही है या मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर हो रही है, री मैरिज का जो कंसेप्ट है वो है आफ्टर द डेथ, या जिसे हम कहते हैं विडोशिप। विडोशिप वाली मैरिजेस या डाइवोर्स वाली मैरिजेस में फर्स्ट मैरिज तो यहाँ से लेते हैं, सेकेंड मैरिज को यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हुआ है, यानी कि अब वो आपकी ज़िंदगी से हट गए हैं, तो फिर सेकेंड मैरिज यहाँ से बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप मैरिजेस को देख सकते हैं। अब टाइप ऑफ मैरिजेस पे आ जाते हैं सीधे सीधे, फिर बताऊंगा कौन कौन से लगन के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो कैरी ऑन कर सकते हैं लव मैरिजेस को। ठीक है, टाइप ऑफ मैरिजेस जब आप पढ़ते हैं तो ये मनुस्मृति में आपको मिल जाएगा, और काफ़ी हद तक इसके ऊपर तो ये एक सोशल कैपेसिटी में भी बात होती है। सबसे पहला होता है वो होता है ब्रह्मा मैरिज। ब्रह्मा मैरिज के अंदर क्या है, अगर आपको ये लॉजिक कंसेप्ट समझ में आ गया सूर्य, शुक्र और शनि का, तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि मैरिज कैसे चल रही है। देखिए, यहाँ पे सूर्य नीच का होता है, ये ध्यान रखना, शनि उच्च का होता है, शुक्र न्यूट्रल है क्योंकि अपनी राशि का है। सबसे पहली कंडीशन होती है जिसमें होता है ब्रह्मा, यानी कि मैरिज फ्रॉम द गॉड्स गिफ्ट। पार्टनर सामने वाले के कार्य क्षमता को भी जानता है, उसकी भोग की क्षमता को भी जानता है, और अपने और उसके ईगो को क्लैश नहीं होने देता। ऐसे कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं,
पूरी तरह से समझ रहे होते हैं और साथ साथ उनके पास एक कॉमन गोल्स होते हैं, भोग की कॉमन कैपेसिटी होती है, इसके आधार पे वो चीज़ें बढ़ रही होती हैं। यहाँ पे जो फैमिली इन्वॉल्व होंगी, पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनको भी एक दूसरे के फैमिली का पूरा पूरा पता होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा एकदम से एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ जाने में। चीज़ें एक दूसरे को पूरी पता है, सब कुछ जानते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में होने वाली मैरिजेस लाइफ लॉन्ग चलती है। क्यों? क्योंकि हमें शुरुआत से ही पता था इनकी क्या सिचुएशन है, उन्हें पता था उनकी क्या सिचुएशन है, फैमिली का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं, लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं, किसी का ईगो क्लैश नहीं करता, किसी का कर्मा प्रॉब्लम नहीं करता, किसी का भोग प्रॉब्लम नहीं करता। मैरिज फ्रूटफुल चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी। मैरिज तब तक प्रॉब्लम में आती है जब जब नवमांश की कुंडली में 8th हाउस के लॉर्ड या 8th हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं। ठीक है, अब दूसरा केस उठा लीजिए, ये देव वाला है। देव वाले में भी क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति सजेस्ट कर जाएगा कि हाँ वहाँ पे एक लड़का है, वहाँ पे एक लड़की है। ना तो पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, ना ही लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई पंडित जी ने बता दिया है वहाँ पे लड़का है, किसी ने सलाह दे दी है पहचान वाले ने वहाँ पे है। उस कंडीशन में भी वो फैमिली आपस में मिलेगी, देखेगी, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब यहाँ पे जिसने भी रिश्ता करने के लिए बोला उसने फोर्स नहीं किया, फैमिलियाँ गई, आपस में समझ बनी, ठीक ठाक चला, अच्छी कंडीशन बनी, तो वहाँ पे मैरिज हो गई। ऐसे कंडीशनों में भी जब मैरिजेस होती हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने ईगो को सामने नहीं आने देता, क्योंकि किसी ने सलाह दे के कराई है, उसके तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। कर्म कर रहे होते हैं और भोग भी उस हिसाब से होता है। थोड़ी सी चुनौतियां तो हो जाती है क्योंकि पर्सन आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहे होते थे, लेकिन वो इसलिए टाइट बैठे हुए हैं। क्यों बंधे बैठे हैं? क्योंकि जिन्होंने ये रिश्ते कराए हैं उनके प्रति हमारा पूरा एक संवेदना है, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते। ये थॉट के साथ होने वाली जो मैरिजेस है वो देव मैरिजेस में आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर भारत में ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा मिलता है। इसे कहते हैं अरेंज्ड। अरेंज्ड वो नहीं है जिसमें कि डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं खोजा, अरेंज्ड वो भी है जहाँ पे किसी ने आपको बताया, पेपर के माध्यम से भी जब आप निकालते हो और आपको मिलता है, वो भी सॉर्ट ऑफ अरेंज्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अर्श। ये वाला जो मैरिज का पार्ट है, इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरिज के अंदर पुराने ज़माने में जब आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आता है बैल ली जाती थी और उसके बाद लड़की दी जाती थी। बैल एक पेयर जोड़ा लिया जाता था और फिर लड़की दी जाती थी। उस कंडीशन में ये है कि हम अपनी ओर से तो कुछ दे रहे हैं और हमें बदले में मिल रहा है। यहाँ पे जब डाउरी की बात आएगी तो ध्यान रखना कि यहाँ पे फॉर्मेशन किस पे जाएगा। ये चाइना के अंदर अगर आप किसी से बात करके देखोगे वहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ लड़कियों को दहेज मिलता था, जबकि चाइना में लड़कियों को दहेज मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट है अर्शा टाइप का मैरिज, इसमें जो फैमिली है गर्ल की, उसमें प्रॉस्पेरिटी हो रही है मैरिज के बाद। ठीक है, चीज़ें उसकी तरफ शिफ्ट होती हैं, तो वो होता है अर्शा टाइप का मैरिज। ये बेसिकली आप जब किसी चाइनीज से बात करोगे उनके कंसेप्ट कल्चर में समझ जाओगे। यह उस हर जगह पे देखने को मिला है जहाँ पर कि फीमेल्स कम है अनुपात में मेल्स से, उस जगह पे ये फॉर्मेशन है। इसको सेल एंड परचेज नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखना, ये सेल एंड परचेज नहीं है, यहाँ पे कंसेंट है। कंसेंट के बाद फैमिली ऑफ द बॉय या बॉय जो है वो गर्ल की फैमिली को सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है प्रजापति वाले में। प्रजापति वाले सिस्टम में क्या है कि पुराने जमाने के जैसे पिक्चरों में चलता था, किसी ने किसी से एक कर्ज ले रखा है या जुबान दे रखी है बचपन में, वो वाला जो सिस्टम है, यानी कि फादर ने अपनी ओर से सेट कर दिया है कि यही चीज़ होगी तो यही चीज़ होगी। ठीक है, वो जो कंसेप्ट है वो आता है आपका फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज। यहाँ पे चाइल्ड का कंसर्न नहीं है, यहाँ पे उसका कोई भी भोग का मुद्दा नहीं है, उसका कर्म का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे कौन घुस गया? यहाँ पे पिताजी घुस गए। ठीक है, सूर्य घुस गया। अब सूर्य ने जब तक चलाया, यानी कि जब तक किसी एक साइड से जिसने भी मैरिज करवाई वो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, तब तक तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जहाँ वो व्यक्ति हटा, उसकी पावर कमजोर पड़ी, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लेवल पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही, यहाँ पे फोर्स हो जा रहे हैं, हम एक तरीके से रेंट से बंधे। जिस पार्टनर को रेंट से बंधा गया, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर वो सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गया तब तो चलेगी, अगर सेल्फ नहीं कनेक्ट हुआ तो इधर से पिताजी खत्म, इधर से मैरिज भी खत्म। ठीक, इसके बाद आता है आपका असुरा टाइप का। असुरा वाले में होता है आपका परचेज वाला सिस्टम। अब इसमें और इसमें का अंतर समझिए। आज की कंडीशन में अगर हम हरियाणा के बेल्ट्स की तरफ देखते हैं या कुछ जगहों पे आप देखते हैं, वहाँ पे होता है क्या है कि वहाँ पे नहीं है तो खरीदा गया, यानी कि पैसे दिए गए और खरीदा गया। अब इस कंडीशन में भी किसी एक के चार्ट के अंदर भी फॉर्मेशन मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा है। भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा है, ना आत्मा से ना कर्मा से। शुक्र की प्रवृत्ति बढ़ती है जिस व्यक्ति के अंदर, वो परचेज की तरफ जाता है। जो सिस्टम आता है ना कि पैसे दे के संभोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये असुर प्रवृत्ति कहलाती है, परचेज कहलाता है। इसका मतलब है शुक्र बहुत ही खराब है इस अवस्था में, सबसे भयंकर अवस्था शुक्र के खराब होने की है।
ठीक है। जितने भी तरीके की बीमारियां हैं, जितने भी तरीके की नेगेटिविटी है, वो उसमें आएगी जब शुक्र नेगेटिव प्रभाव दिखा दे और असुर प्रवृत्ति के साथ चीजों में चला जाए। यहाँ पे मैंने इसे लिखा था, ये 7वां घर ना सिर्फ की मैरिज है बल्कि एक सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप है। पेड अमाउंट वाली पार्टनरशिप्स एंड मैरिजेस हैं। यहाँ पे आप जब किसी चीज के लिए पे करते हो तो आप अपने आप को ऊपर राजा बना देते हो, और उस चक्कर में सामने वाला भी खराब, आपकी स्थिति भी खराब होनी है, ये प्रॉब्लम आती है। गंधर्व विवाह जो है दैट इज कॉल्ड अ लव मैरिज। इसमें कंसेप्ट क्या है, जो एक पर्टिकुलर टीन एजेस है उसके अंदर ये लव का फॉर्मेशन बनता है, जो कि एक नेचुरल अट्रैक्शन है। ज़्यादातर दुनिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर में यही मैरिज चलती है, वहाँ पे वो कोई अग्नि साक्षी नहीं करते, ध्यान रखना, मैंने इसे लिखा था। जो विदेशों में मैरिज होती है उसमें लव का कंसेप्ट है, और लव का कंसेप्ट भी किस पॉइंट पर है, वो सॉर्ट ऑफ अ लस्ट है। इसमें किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के 3 तरीके बनेंगे। एज ऑफ 13 से लेके एज ऑफ 20 तक पहला, दूसरा आएगा एज ऑफ 21 से लेके एज ऑफ 35, और एक होगा एज ऑफ 36 से लेकर आगे तक का लाइफ लॉन्ग। ठीक है। इसमें क्या है, जो शुरुआत का फेज है वो पूरी तरीके से लस्टफुल फेज है। लस्टफुल फेज में मैंने कहा ना, जैसे ही मैरिज हुई फिर यहाँ पे सूर्य खत्म, ईगो प्रॉब्लम और ब्रेक। सेकंड केस क्या होगा, 21 से 35 साल, ये किसकी तरफ का झुकाव है, ये झुकाव होगा शुक्र की तरफ का ही झुकाव। पहले वाले में क्या हो रहा है, सूर्य का शुक्र के साथ का एक झुकाव है, दूसरे में शुक्र का झुकाव है। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर भोग की चाहत के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकलिटी कौन देता है, शनि। कब देता है, 36वें साल के बाद। तो जो 36 के बाद की जो मैरिज होगी ऐसे कंडीशनों में लव की तरफ, उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, ये समझिएगा। क्योंकि अब इतना कुछ झेल चुका है व्यक्ति अपनी जिंदगी में 36वें साल तक, कि अब वो ऐसी पार्टनरशिप चाहता है जो स्टेबिलिटी प्रदान करे। इसके शुरुआत वाले में जो होता है वो फैंटेसी होता है, सेकंड जो होता है वो भोग होता है, और थर्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है। इसलिए गंधर्व विवाह का जब भी केस होगा, लव से होने वाली यदि मैरिजेस देखनी है तो वहाँ पे जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकलिटी आ जाए, तो अन्यथा वो ब्रेक हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं। लव मैरिज तभी चलेगी जब वो प्रैक्टिकल फॉर्मेशन पे काम करेगी, नहीं तो नहीं चल सकती। ये वाले कंसेप्ट में गंधर्व विवाह भारत में भी कुछ जगहों पे पाया जाता है, जहाँ पे शुरुआत में लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर चल पड़ते हैं और बाद में वो चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। ठीक है। ये उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे फीमेल डोमिनेंसी ज़्यादा हो। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन्स, वहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा बेटर वर्क कर जाता है, वरना ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक। अब लास्ट में 2 बचते हैं, एक होता है राक्षस और एक होता है पिशाच। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में होता है जहाँ पे किडनैप एंड मैरिज हो रही है। ठीक है। किडनैप एंड मैरिज में तो सवाल ही नहीं उठता, ना तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ना वो व्यक्ति खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व है, बस फोर्सफुल वे में काम हुआ है। गंधर्व के अंदर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये सिस्टम भी खराब है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे किडनैप, ये अपने आप में पूरा सत्यानाश है। लास्ट होता है वो होता है पिशाच। इसमें होता है जो कि लोग आ जाते हैं सम्मोहन विधि यूज करने, ड्रग्स यूज करने। आप किसी तरीके से सामने वाले को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हो और फिर मिसयूज हो रहा है। इसलिए ये टाइप्स पूरे कहीं ना कहीं बाय लॉ मना है, बाय द लॉ कंप्लीटली मना है। ये जो 8 टाइप्स हैं इसके अंदर एक्चुअल में इतनी ही ऊपर की 4 टाइप जो है वो लीगल में आती है, जिसके अंदर भी ये वाला जो केस है, ये केस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसके तुलना में ये इससे कम प्रॉब्लमेटिक है, ये वाला लीस्ट प्रॉब्लमेटिक है, और ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है। और अगर आप इससे नीचे की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब है शुक्र की प्रधानता में जाके काम कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्म में जितने ये नीचे के 4 हैं, अगर इस फॉर्म की कोई भी मैरिजेस है वो नहीं चलने वाली, उसमें कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ द मैरिज, ये हाउस ऑफ मैरिज है। ठीक है। ये हाउस ऑफ द मैरिज है, इसका अल्टीमेट एम क्या है, गेन क्या है, इसका गेन क्या है, इसका गेन है ये लव, केयर एज वेल एज चाइल्ड। व्हाट इज द गेन ऑफ अ मैरिज, गेन ऑफ अ मैरिज इज एक्जैक्टली 5th हाउस। 5th हाउस क्या है, 4th हाउस हमारे मन का है, तो ये हमारे मन की खुशी भी है। 4th हाउस अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारी प्रॉपर्टी को चलाने के लिए कौन चाहिए, संतान, तो संतान भी है। अगर 4th हाउस हमारे लिए हमारी खुशियां हैं तो खुशियों को फीड करने के लिए कौन चाहिए, आगे की तरफ अगर ध्यान से देखें तो एंटरटेनमेंट और फीड करने के लिए कौन चाहिए, वो भी है 5th हाउस। तो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो मैरिज, इस मैरिज का 7th हाउस को अगर बेस बनाते हो तो ध्यान रखना इसका मकसद यही है कि आपके पास आपका 5th होना चाहिए, मन की शांति भी होनी चाहिए, संतान के सुख भी होना चाहिए। जबकि मैरिज का कर्मा क्या है,
मैरिज से 10th है ये, यानी कि चीज़ों को मेंटेन करना ये यहाँ पे प्राइम टारगेट है। अब मैरिजेस में प्रॉब्लम कब कब देखने को मिलेगी इसको समझिए। अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठ गया जो कि कर्मा है फॉर द मैरिज, वो अगर नेगेटिव या मैलेफिक प्लैनेट होगा तो प्रॉब्लम आती है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे कोई प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट में लगन कुंडली के अंदर सबसे पहले शुक्र को समझिएगा, सूर्य में ईगो कितना है ये समझिएगा, शनि में साझेदारी करने की कैपेसिटी कितनी है ये समझिएगा। इन 3 चीज़ों को मेल चार्ट में भी समझना, फीमेल चार्ट में भी समझना। इसके बाद ये चेक करना कि आपके 4th हाउस पे कुछ प्रभाव है किसी ग्रह का, 5th हाउस पे किसी ग्रह का कोई प्रभाव है। अगर है तो उन सारे चीज़ों को अपने पार्टनर के चार्ट में बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस हो रहा है देन ओनली यू कैन गो फॉर द मैरिज। क्योंकि अगर इंडियन कल्चर में हम कभी भी डाइवोर्स नहीं करते थे। एज सुन एज द डाइवोर्स विल हैपन, जैसे ही डाइवोर्स होगा, आप याद रखना सूर्य भी खराब हो जाएगा, सीधे सीधे शुक्र और आपका शनि खराब होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र भोग है, दूसरा है शनि आपका कर्मा, भोग भी नहीं कर्मा भी नहीं, ये दोनों का बैलेंस खत्म होगा, सीधे सीधे आत्मा जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। इस कारण से पहली कंडीशन तो इसके बावजूद भी अगर किसी का हुआ है और वो सेकंड मैरिज में भी जाना चाहते हैं, इन 3 को तो प्राइम फैक्टर इंपॉर्टेंस से देखना। क्योंकि अगर आप पहले बदले में ही इन चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं हो सके हैं तो आप सेकंड में इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल शनि आपको मैच्योरिटी प्रदान कर दे, अनलेस एंड अनटिल शनि आपको मैच्योरिटी प्रदान कर दे। क्योंकि इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन में सिर्फ ये अकेला ग्रह है जिसके पास दिशा बल भी है और साथ साथ उच्चता भी है। अगर स्टेबिलिटी लेनी है तो शनि को देखना पड़ेगा। कर्म से और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि ही हमेशा आगे आता है। अगर आपका शनि डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपकी मैरिज लाइफ में नेचुरल डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे। क्यों? क्योंकि शनि जब डिस्टर्ब होता है प्रोफेशन में भी ट्रबल आता है, तो जाहिर सी बात है आपके मैरिज और साझेदारियों पे भी ट्रबल्स आते हैं। इसलिए जिन लोगों का भी क्वेश्चन मैरिज को लेकर है, टाइप्स ऑफ मैरिज भी मैंने आपको बता दी। 3 ग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हाउसेस में भी 7th को ध्यान देना, 4th को देना और 5th को देना। प्लस जितना भी आपको काउंटिंग देखना है वो नवांश के अंदर से देखिएगा, जो भी क्वालिटी देखनी है वो नवांश के 7th हाउस से देखिएगा, आपको उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद।